दिसंबर 2023 आखिरकार वो तारीख आ गई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक के खिलाफ ईडी तीसरा समन जारी कर देती है। तीसरा समन को लेकर लगातार ही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब ईडी तीसरा समन जारी करेगी, और तीसरे ही समन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि उस पर अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ रुख हो सकता है। अरविंद केजरीवाल का जो रुख होगा उसके बाद ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती नजर आएगी। इसको लेकर के जो इतनी यहाँ पर अटकलें, इतने सवाल उठ रहे थे वो इसीलिए थे क्योंकि यहाँ पर ईडी के नियमों के मुताबिक ईडी अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए समन जारी करती है तो नियम के मुताबिक 3 समन ईडी जारी कर सकती है, यानी कि पहले और दूसरे समन पर भी अगर उक्त व्यक्ति पेश नहीं होता है पूछताछ के लिए तो ईडी तीसरा समन भी जारी करती है। लेकिन अगर तीसरा समन पर भी वो व्यक्ति पेश नहीं होता है तो ईडी कोर्ट के माध्यम से उक्त व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराकर उसे सीधा गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि अगर ईडी तीसरा समन जारी करती है और फिर तीसरे समन पर भी पहले और दूसरे समन की तरह अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते तो फिर क्या ईडी सीधे तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। बात कुछ इस तरह से हो रही है क्योंकि यहाँ पर लगातार ही सवाल उठ रहे थे और ये भी चीज देखने को मिली कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह पहले और दूसरे समन पर अपनी जवाबदेही रखी उसके आधार पर यही लगा कि तीसरे समन पर भी अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा ही रुख रखने वाले हैं। बात आज इस पेशकश में इसी पूरे मुद्दे पर होने वाली है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। दिनेश हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। दिनेश से आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के तथाकथित शराब नीति में घोटाले के मामले को लेकर के। दिनेश, यहाँ पर 31 दिसंबर तारीख आ चुकी है और 31 दिसंबर वो तारीख है जिसमें अरविंद केजरीवाल जो इस समय हरियाणा के किसी विपश्यना केंद्र में विपश्यना पर निकले हुए हैं और आज यानी 31 दिसंबर को उनका विपश्यना का कार्यक्रम खत्म होने जा रहा है। 31 तारीख उसके लिए निर्धारित थी और अब 3 जनवरी आ रही है जब अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन के जरिए 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो सीधा और पहला सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या पहले और दूसरे समनों की तरह से भी नजरअंदाज करते दिखाई देंगे। देखिए अक्सर यहाँ पर मैं अपने तमाम दर्शकों को यहाँ से बता दूं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आज वापस दिल्ली लौट चुके हैं। विपश्यना शिविर के लिए वो 10 दिनों के लिए गए थे। जिस तरीके से 19 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एक तरीके से समन जारी किया गया था दूसरी बार, उसका जवाब उन्होंने 22 दिसंबर को दिया। 21 दिसंबर को उनको वहाँ पर तलब किया गया था ईडी ने अपने ऑफिस में पूछताछ के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और इसके तहत मैं जाने वाला हूँ। पिछले 25 सालों से लगातार मैं विपश्यना शिविर ज्वाइन करता आ रहा हूँ। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल वापस दिल्ली लौट चुके हैं। आज 31 तारीख है, कल 1 जनवरी है और उसके तुरंत एक दिन के बाद यानी कि 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को फिर से बुलावा दिया गया है कि वो समन का जवाब दे और तथाकथित शराब नीति मामले में अपना जो है रुख स्पष्ट करे। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि केजरीवाल ने जो पिछला समन जिसका जवाब देते हुए कहा था कि ना तो मेरे से दिल्ली में जो ईडी अधिकारी हैं उन्होंने जो समन जारी किया था उसमें ना तो मेरे से मुख्यमंत्री के तौर पर पूछताछ के लिए बताया गया, ना मुझे गवाह के तौर पर बुलाया गया, ना मुझे आम आदमी पार्टी के संयोजक और सुप्रीमो के तौर पर बुलाया गया। तो आखिरकार पूछताछ करना किस आधार पर चाहती है यहाँ से ईडी? और ये पूर्णतया एक राजनीति से प्रेरित जो है पूरा का पूरा प्रोपगेंडा है और ये कहते हुए उन्होंने अपना जवाब जो है ईडी को सौंप दिया था। लेकिन आनन फानन में ईडी दोबारा से 23 दिसंबर को नोटिस जारी करके 3 दिसंबर को फिर से तलब करती है। तो यहाँ से अरविंद केजरीवाल अब जो प्रोसीजर है वो ये है कि 3 नोटिस जारी यानी कि 3 समन जारी होने तक कोई भी व्यक्ति यदि कोर्ट नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन वो है सीआरपीसी का एक्ट, यानी कि उसमें जो क्राइम का जो एक जो क्राइटेरिया है उसके तहत आने वाले आरोपियों के खिलाफ ऐसा वारंट जारी किया जाता है और जिसके बाद फिर पुलिस उनकी छानबीन करती है गिरफ्तारी के लिए। लेकिन यहाँ से कुछ संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो ऐसे में कुछ कानूनी पेचीदगियां भी आ जाती हैं और कानून की धारा 135 के अंतर्गत जहां तक 40 दिनों का जो एक तरीके से टाइम पीरियड है, यानी कि विधानसभा सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद का,
उस दौरान आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जनवरी में उनके गिरफ्तार होने की संभावना काफ़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने की भी जो है एक तरीके से कोशिशें जारी हैं कि एक्सटेंड किया जाए डेट को। और ऐसे में यदि एक्सटेंड किया जाता है तो फिर जनवरी पूरा का पूरा महीना निकल जाएगा और इसके बाद ईडी का रुख ये देखना होगा कि क्या ईडी अरविंद केजरीवाल के घर का रुख करती है और वहां पर उनसे पूछताछ करती है। बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज़ देखना बेहद अहम होगा। इस बीच आपको बता दें कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के कई प्रावधान है। ऐसे में आपको बता दें कि किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार इस आधार पर किया जाएगा कि उसके खिलाफ जो मामला है क्या वो सिविल क्राइम में आता है या फिर वो यहाँ पर क्रिमिनल केस है, क्या वो सिविल केस है या क्रिमिनल केस है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति एक सिविल केस के तहत आती है। ऐसे में सिविल केस अगर बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ तो उसकी गिरफ्तारी के प्रावधान ये कहते हैं कि की गिरफ्तारी को करना बेहद ही मुश्किल है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी दिनेश ने विधानसभा का जिक्र किया, तो तमाम दर्शकों को बता दें कि जब उस राज्य की विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला होता है या सत्र शुरू होने में 40 दिन से भी कम वक्त रह चुका होता है और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक भी उस राज्य के यहाँ मुख्यमंत्री को ईडी या कोई भी जांच एजेंसी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत प्रावधान है। इस बीच यहाँ पर जिस तरह से बीती 15 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ था जो 18 दिसंबर को खत्म होने वाला था, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसे 10 दिन और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद उसकी तारीख 28 दिसंबर चली गई और फिर उसके अगले 40 दिन तक अगर देखा जाए तो पूरा जनवरी निकल जाएगा। यानी जनवरी में भी अगर ईडी विचार बनाती है, कदम बढ़ाती है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का, तो भी नहीं कर पाएगी। ऐसे में सवाल मेरा दिनेश से यही रहेगा कि दिनेश, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को 10 दिन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, क्या केवल ये अरविंद केजरीवाल को केंद्र में रखकर किया गया कि जिससे 10 दिन आगे विधानसभा का सत्र बढ़ जाए, उससे 10 दिन और गिरफ्तारी की जो संभावनाएं हैं वो खत्म हो जाए? बिल्कुल, यहाँ पर जो ध्यान पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी के नेताओं का है वो अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित है। और जिस तरीके से आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, यानी कि ये कहें कि जनवरी, फरवरी और मार्च, और इन 3 महीनों में एक तरीके से पूरा का पूरा चुनावी माहौल तैयार हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में भी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी तंज कसते नजर आते हैं। दिल्ली और पंजाब में 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार को चला रहे हैं। तो ऐसे में केजरीवाल जरूर बीजेपी के निशाने पर है, क्योंकि जिस तरीके से उनका तमाम जो है एक तरीके का राजनीति करने का तरीका है वो शुरुआत से ही इस तरीके का रहा है कि सत्ताधारी पार्टी को निशाना बनाकर चलते हैं और खासतौर पर केंद्र में जिसकी सरकार होती है। हमने देखा कि जिस तरीके से 15 साल से लगातार दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार चलती आ रही थी, अन्ना आंदोलन के दौरान उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा और उस बड़े आंदोलन से उदय हुआ आम आदमी पार्टी का। तो यहाँ पर चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का यही जो है एक पॉइंट है, यही एक केंद्र बिंदु है कि यहाँ से केजरीवाल को किसी न किसी तरीके से बचाए रखा जा सके, जिससे आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। और यदि संजय सिंह या मनीष सिसोदिया की जो तर्ज पर उनकी गिरफ्तारी होती है इसे तथाकथित शराब नीति मामले में, तो यहाँ से फिर आम आदमी पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में लड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल वो एक धुरी है इस पार्टी की जिसको तोड़ना बीजेपी अपनी प्राथमिकता समझती है। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन 28 राजनीतिक दलों की एकजुट होने से मिलकर तैयार हुआ है 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को टक्कर देने के लिए, उस इंडिया गठबंधन में यहाँ आम आदमी पार्टी भी आती है जो मुख्य रूप से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें तो साथ ही साथ पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर प्रबल दावेदार मानी जा रही है। ऐसे में दिनेश, मेरे एक आखिरी और छोटा सा सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो पंजाब और दिल्ली की 20 लोकसभा सीटों पर क्या इसका प्रभाव आम आदमी पार्टी को नकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा? बिल्कुल, और एक माहौल ऐसा तैयार हो जाएगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी जो छवि बनाई है दिल्ली के लोगों में, या देश की राजनीति में जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ईमानदार नेता के तौर पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नेता के तौर पर और लोगों की भलाई के लिए काम करने वाले जो है एक नेता बनने की कोशिश की जा रही है। और ये तमाम दावे भी करते
नजर आते हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से पंजाब में जाकर उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर बिजली का जो बिल था वो तमाम घरों में शून्य कर दिया, 100 यूनिट तक जो जीरो कर दिया गया है बिजली का बिल, वही दावे जो दिल्ली में उनके द्वारा किए गए थे पंजाब में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईमानदारी छवि को यहाँ से धूमिल होने में देर नहीं लगेगी यदि केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, और ये पार्टी के लिए काफ़ी बड़ा झटका हो सकता है। यहाँ पर झटका हो सकता है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी दिनेश का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की जो ईमानदार नेताओं वाली छवि है, जो एक ईमानदार पार्टी की छवि है, उसे धूमिल होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। आपका क्या कुछ मानना है कि 3 दिसंबर को अब अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से विपश्यना कार्यक्रम खत्म हो चुका है, तो क्या वे यहाँ ईडी के समन पर पेश होंगे या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।